हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का 5वां सेट कवर करेंगे, यानी 5वां सेट का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका चौथा सेट तक कवर कर लिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेट तक कवर कर लिया गया है। अगर आप सेट्स को कवर नहीं किए हैं तो प्लीज करना, क्योंकि सारे सेट्स में यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इसलिए आप किसी भी सेट को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 5वां सेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण, आर्द्र, शीतोष्ण या फिर उष्ण शुष्क। देखिए, चावल की जो खेती की जाती है उष्ण आर्द्र जलवायु में की जाती है। इस तरह से चावल जो है किस प्रकार का जलवायु का पौधा है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। और चावल की खेती जो होती है इसको कहते हैं खरीफ फसल की खेती में रखा जाता है। चावल की खेती किस कैटेगरी में आता है? खरीफ फसल की कैटेगरी में आता है। जिस तरह से गेहूं की खेती किस कैटेगरी में? रबी फसल की कैटेगरी में आता है, उसी तरह चावल की खेती खरीफ फसल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर मिलाती है, किससे किसको मिलाती है या फिर किससे किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को काला सागर से, या फिर भूमध्य सागर को अरब सागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर काला सागर को लाल सागर से। देखिए, सुएज नहर जो जोड़ती है, मिलाती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी लाल सागर से मिलाती है। और यह मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, यानी सुएज नहर को बनाया गया है। ठीक है, यह कोई प्रकृति का देन नहीं था सुएज नहर, और इसको बनाने के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया गया था। और यह सुएज नहर कंपनी जो है, सुएज नहर कंपनी का गठन करने के बाद इसका निर्माण हुआ था सुएज नहर का। दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी गौ। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन के, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, दक्कन प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फल और सब्जी का जो विस्तार है, फल और सब्जी ज्यादा अगर उगाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में उगाए जाते हैं। कहां? हिमाचल प्रदेश, एचपी में। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, यानी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, किस परिवहन में? सड़क परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। देखिए, सबसे सस्ता जो परिवहन है वो जल परिवहन है, यानी जल के द्वारा अगर कोई यात्रा करता है उसको ज्यादा खर्च नहीं पड़ती है सड़क के मुकाबले, सड़क परिवहन के मुकाबले, रेल परिवहन और वायु परिवहन के मुकाबले। ठीक है, वायु परिवहन तो कुछ बहुत ही ज्यादा सस्ता है। वायु परिवहन यानी वायु मार्ग के द्वारा किसी सफर करना बहुत ज्यादा ही एक तरह से क्या है, मतलब एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। ठीक है, तो क्योंकि जल परिवहन सबसे ज्यादा सस्ता है, तो कोई भी शहर जो है, कोई भी शहर का विकास जो हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है, क्योंकि जल परिवहन के माध्यम से, क्योंकि काफी सस्ता परिवहन है और इसके माध्यम से कच्चे माल को या फिर बनाया हुआ माल को एक देश से दूसरे देश, या फिर एक जगह से दूसरे जगह, या फिर एक मार्केट से एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाने में काफी कम पैसा खर्चा होता है, जिसके कारण सारे शहर देखेंगे आप, सारे शहर का बड़े बड़े जो शहर है उसका विकास जल के किनारे यानी नदी के किनारे हुआ। जैसे कि कोलकाता का विकास हुगली नदी के किनारे, उसके बाद पटना का विकास गंगा नदी के किनारे, और उसके बाद जो है मुंबई जो है वो भी एक तरह से किनारे ही बसा हुआ है। तो सारे शहर में अगर आप एक तरह से ध्यान नजर करेंगे तो सारा शहर का जो विकास हुआ वो जल के किनारे यानी नदी के किनारे हुआ है, यानी जल परिवहन के सस्ता होने के कारण हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या फिर 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है, या फिर भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन आपका 382, 325, 372 या फिर 335। देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पांचवा नंबर का, ये हो जाएगा 382, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर भारत में जो जनसंख्या निवास करती है, कितना जनसंख्या निवास करती है, कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं। पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि ब्राजील में कहवा के बागान को कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन कवर करा लिया गया थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है, थ्योरी में जो क्लियर करा लिया गया, ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहते हैं? कहवा बागान, फेजेंडा या फिर सेल्वास या फिर पंपास। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ब्राजील में जो कहवा का बागान को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में बिग पाइपलाइन से डैश का परिवहन होता है, पेट्रोल, जल, गैस या फिर दूध। आपको राइट आंसर चूज करना है। बिग पाइपलाइन जो बिछाया गया है तो इसमें किसका परिवहन होता है, किस चीज का, कौन सा जो है द्रव्य है, लिक्विड है, वो कौन सा लिक्विड का परिवहन होता है? जल, पेट्रोल, गैस या फिर दूध। देखिए, इसमें जो होता है पेट्रोल का परिवहन होता है, यानी बिग पाइपलाइन से डैश का परिवहन, तो पेट्रोल का परिवहन होता है। इस तरह से सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है। जनसंख्या पिरामिड किसको कहते हैं भाई? जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर, यानी आयु के आधार पर जनसंख्या को अलग अलग वर्ग में बांटना, आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को अलग अलग वर्ग में अलग अलग क्लासीफाई करना, क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड का काम है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड एक स्केल है, एक मापक है। ठीक है, यह क्या इंगित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, आयुलिंग संरचना या फिर उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए, ये उपरोक्त सभी को
एक तरह से इंडिकेट करता है, जन्म दर को भी दर्शाता है, मृत्यु दर को भी दर्शाता है, आयुलिंग संरचना को भी दर्शाता है और एक तरह से राइट आंसर क्या हो गया उपरोक्त सभी यानी तीनों को दर्शाता है, जनसंख्या पिरामिड। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर, प्रतिरक्षा नगर या फिर पत्तन नगर या फिर शैक्षणिक नगर? माउंट आबू के बारे में पूछा जा रहा है और ये जो माउंट आबू है ये पर्यटन नगर से फेमस है, यानी ये जो जाने जाते हैं किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है, यानी क्योंकि यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ से विदेश से घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो पर्यटन नगर है ना ये कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान राज्य में स्थित है पर्यटन नगर। और ये माउंट आबू पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है और ये फेमस किसके लिए है? पर्यटन नगर के रूप में फेमस है और यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो सबको पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा महानगर है वो कौन सा है? मुंबई है, मुंबई शहर। ठीक है, मुंबई नगर। और मुंबई ने भारत का वित्तीय राजधानी है, यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, यहाँ का शेयर के यहाँ यही शेयर बाजार का निर्धारण होता है। शेयर बाजार मुंबई सेंसेक्स जो था यही निर्धारण होता है क्योंकि मुंबई जो है भारत का वित्तीय राजधानी है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जलोढ़ क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है? वृत्ताकार बस्ती, श्रीनुमा बस्ती, गुच्छित बस्ती या फिर परिकीर्ण बस्ती? तो भारत के जो जलोढ़ क्षेत्र हैं उसमें गुच्छित बस्ती की प्रमुखता है, यानी गुच्छित बस्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास यानी एचडीआई प्रकाशित कर रहा है? 1985, 1999 या फिर 1990 या फिर 1995? 12वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक है। देखिए ये जो प्रकाशित कर रहा है यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट कौन दर्शाता है, कौन लेकर के आता है? यूएनडीपी का काम है कि अलग अलग देशों को उसके शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर मापना और उसको एचडीआई रिपोर्ट देना, यानी मानव विकास सूचकांक में एक तरह से उसका लिस्ट जारी करना। ये किसका काम है? यूएनडीपी का काम है। लेकिन सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था वही पूछ रहा आपको। ठीक है, ये जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था 1990 में। कब? 1990 में। किसके द्वारा? और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये थ्योरी में क्लियर करा दिया गया है। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और वहां के 10वां वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने ही एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक तैयार किया था और इसी को यूएनडीपी ने प्रकाशित किया था 1990 में। ठीक है, इस तरह से 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि तो आप समझते हैं, पिछला वाला सेट में भी स्थानांतरित कृषि के बारे में जिक्र किया गया था। स्थानांतरित कृषि के प्रथा को डैश कहते हैं? रोका, मिल्पा, चेना या फिर लदांग? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिल्पा। क्या कहते हैं इसको? इस प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का उदाहरण है? सूरत, हैदराबाद, मदुराई या फिर पुदुचेरी? सूरत, हैदराबाद, मदुराई या फिर पुदुचेरी? देखिए ये जो प्राचीन नगर है तो मदुराई, यानी मदुराई कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है ये मदुराई? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वच्छंद उद्योग या फिर भार ह्रास उद्योग या फिर कृषि आधारित उद्योग या फिर छोटे पैमाने का उद्योग? देखिए इस प्रकार के जो उद्योग कहलाते हैं, यानी जो उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता, नहीं डिपेंड रहता, उसको कहते हैं स्वच्छंद उद्योग। क्या कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग में यह होता है कि कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, कम मात्रा में वस्तु का प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन किया जाता है और इसमें कम मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी छोटे पैमाने का उद्योग है स्वच्छंद उद्योग, जिसमें जो है कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता, कच्चे माल हो या न हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक या फिर पंचम? उच्च ज्ञान यानी सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का ज्ञान, हाई क्वालिटी का नॉलेज और शोध संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक या फिर पंचम? आपको राइट आंसर चूज करना है। ये जो क्रियाकलाप आते हैं पंचम वर्ग में आते हैं, यानी सबसे हाई क्वालिटी का जो काम है, यानी ज्यादा ज्ञान का जरूरत पड़ता है, ज्यादा नॉलेज का जरूरत पड़ता है टेक्निकल के हिसाब से या फिर माइंड के हिसाब से, वो जो क्रियाकलाप आते हैं किस वर्ग में आते हैं? पंचम वर्ग में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस नहर को प्रशांत महासागर द्वार कहा जाता है? पनामा, स्वेज किल या फिर इनमें से कोई नहीं? पनामा, स्वेज किल या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रशांत महासागर का द्वार किसको कहा जाता है, यानी प्रशांत महासागर का गेट किसको कहा जाता है? तो पनामा जो है ना, पनामा को क्या कहा जाता है? पनामा नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है, यानी एक तरह से गेटवे ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन मेरा डन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, हम लोग तो समझते हैं, अगर कोई देश बाहरी देश से अगर कोई सामान आता है तो उसको
आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अगर यहाँ से कोई सामान ये देश से अगर कहीं बाहरी देश भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग 8 क्लास से भी पढ़ते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है। ठीक है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या है, जनसंख्या का केंद्रीकरण या फिर मलिन बस्तियां यानी एक तरह से गंदे बस्तियां, पीने योग्य जल की कमी और इनमें से सभी। तो विकासशील देशों में मानव बस्तियों की जो समस्या, ये तीनों समस्या है, जनसंख्या का केंद्रीकरण, मलिन बस्तियां, पीने योग्य जल की कमी यानी पीने वाला जो पानी है वो उसकी कमी, और ये तीनों की कमी है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए ये जो स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है। कैंगा परमाणु जो संयंत्र है ये कहां है, कर्नाटक में स्थित है, और यहां 4 परमाणु इकाई यानी 4 परमाणु इकाई यूनिट द्वारा 220 मेगावाट, कितना 220 मेगावाट, देखिए याद रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 220 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है ये 4 यूनिट के द्वारा, यानी कैंगा परमाणु संयंत्र के द्वारा कर्नाटक में। ठीक है, इस तरह से 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी ख। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर पेट्रोल रसायन उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। परंपरागत का मतलब ये होता है कि जो पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, जो दादा परदादा के जमाने से चलते आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ना भारत का क्या है, परंपरागत उद्योग है। ठीक है, हमारे जो गांधी जी क्या करते थे, सूती कपड़े को यानी सूत काटते थे गांधी जी चरखे को लेकर के। तो इस तरह से भारत का जो परंपरागत उद्योग है वो कौन सा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, इस तरह से 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो होता है ना परंपरागत उद्योग में हर एक व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है, जैसे कि बड़ा सा उद्योग होता है लौह इस्पात उद्योग, मान लीजिए इसमें कोई एक व्यक्ति है ना तो वह एक ही प्रकार का काम करेगा। ठीक है, अगर वह एक जगह बैठ के कोई काम कर रहा है तो वह एक ही प्रकार का काम करेगा, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में ऐसा नहीं होता, ये एक ही व्यक्ति हर एक किस्म को काम कर लेता है, यानी हर एक किस्म का काम को कर लेता है, कोई किसी चीज की कमी नहीं होती इसमें, नहीं, हर एक कला उसके अंतर्गत उपस्थित रहता है। आगे बढ़ेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राजधानी नगर है। ठीक है, कौन सा राजधानी जो है नगर है, कानपुर, चंडीगढ़, दुर्ग या फिर बोध गया। तो चंडीगढ़ जो है वह क्या है, नगर है। ठीक है, कौन सा राजधानी, चंडीगढ़ हरियाणा का जो राजधानी है, जो कौन सा राजधानी है, जो चंडीगढ़ है नगर है वो क्या है, राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। ये जो नौका दौड़ किया जाता है ना ये केरल में किया जाता है। किस तरह कहां किया जाता है भाई, केरल राज्य में किया जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये जो केरल में किया जाता है नौका दौड़ ना अगस्त से सितंबर महीने के बीच की जाती है, अगस्त से सितंबर महीने के बीच की जाती है, इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन के नीरू मीरू कार्यक्रम संबंधित है या फिर नीरू मीरू कार्यक्रम में है जल संरक्षण से संबंधित या फिर वन संरक्षण से संबंधित या फिर मृदा संरक्षण से संबंधित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो है यानी नीरू मीरू जो है प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है, यानी जल संरक्षण की योग्यता जो है जल संरक्षण की एक तरह से सुझाव दी जाती है इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है, मुंबई, मार्मागोआ, चेन्नई या फिर कोच्चि। कृत्रिम पत्तन, कृत्रिम का मतलब समझते हैं जो प्रकृति का देन नहीं वो बनाया गया है, तो ये जो पत्तन है कौन सा पत्तन है, चेन्नई का पत्तन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन का दहन या फिर खनन या फिर उद्योग। ये तीनों प्रकार जो कारण है ना, ये तीनों प्रकार के कारण जो होता है वायु प्रदूषण होता है, इस तरह से तीनों प्रकार इसका कारण होगा, क्योंकि ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का दहन यानी जलाना, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, जीवों के अवशेष से प्राप्त जो ईंधन होता है उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और इसका दहन यानी जलना से, इसके जलने से, दहन का मतलब होता है जलना, इसके जलने से क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है, वायु बहुत दूषित होता है। खनन में भी क्या किया जाता है, कोई चीज का खदान होता है, कोयला वगैरह का खदान होता है, वहां भी एक तरह से बहुत धुआंधार होता है। अगर आप झारखंड चल जाएंगे ना तो पक्का उम्मीद है कि वहां आप कोयले में इतना काला बन जाएंगे, इतना काला, एक तरह से वहां जो खदान है, ये नहीं कि पूरा झारखंड में काला ही काला है, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां के अगर खदान में जाएंगे ना तो पूरा तरह से एकदम काला वाला परत आपके ऊपर जम जाएगा, क्योंकि वहां कोयले की खदान जो है ना वहां काफी मात्रा में काला काला धूल एक तरह से उड़ते रहता है। तो खनन में भी जो है, खनन में भी ये सब धूल जो आते हैं, खनन के द्वारा भी वायु का प्रदूषण होता है। और उद्योग में तो होता है, ये फैक्ट्री हो गया, इतना धुआं फेंकता है उद्योग में, इतना तरह से
तरह तरह के सामान फेंके जाते हैं, तरह तरह के कचरे फेंके जाते हैं उद्योग में। इस तरह से क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। तो तीनों प्रकार का प्रमुख स्रोत है वायु प्रदूषण का। इस तरह से 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। चिली, इक्वाडोर या फिर ब्राजील या फिर भारत। चिली, इक्वाडोर या फिर सॉरी सदस्य नहीं है, ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। सदस्य है, नहीं है मतलब नहीं, यानी ओपेक का सदस्य है, बाकी जो है 3 सदस्य नहीं है और एक ही सदस्य ओपेक का सदस्य है, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, यानी इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है? तो इक्वाडोर जो है ओपेक का सदस्य है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि नोएडा किस राज्य में है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा फिर पंजाब। तो नोएडा कहां है? उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। टोटल कितना क्वेश्चन किए? 28 क्वेश्चन कवर कर लिए, काफी यूनिक क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि काफी जो क्वेश्चंस है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सेट था भाई? ये कौन सा सेट था? 5वां सेट था। 5वां सेट के अंतर्गत हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया? 28 क्वेश्चन कवर किया। अगर आप चौथा सेट तक कवर नहीं किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर कवर नहीं किया तो प्लीज उसको भी कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर कवर हो जाएंगे तो आपका पावर स्किल बढ़ जाएगा। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्व करने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।